हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है रियल नंबर्स। सीबीएसई ने कोविड-19 की वजह से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं, तो इस चैप्टर में से जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज 1.1 नहीं करेंगे और हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रियल नंबर्स बताता हूँ होते क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ और पहचानिए ये रियल है या नहीं, तो देखो उसकी बहुत अच्छी पहचान बताता हूँ। 2, 1/2, -4, √6 और माइनस का √7। यहां मैंने आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर रखे और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इसमें से कौन कौन से नंबर रियल हैं और कौन कौन से रियल नहीं है। अगर आपको पहचान पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो देखो एक बहुत बेहतरीन पहचान बता रहा हूं, सारे नंबर के स्क्वायर कर दो। जी हाँ, अगर आपको कोई नंबर ये पहचानना है कि वो रियल है या नहीं, तो सारे नंबर पे स्क्वायर कर दो। चलो स्क्वायर करते। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा आपके पास 4। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 1/4। -4 का स्क्वायर देखो कितना आएगा? 16। √6 का स्क्वायर देखो कितना आएगा? ये आएगा 6। और माइनस ऑफ √7 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा -7। अब आप देखो, किसी भी नंबर पे स्क्वायर करने पर अगर आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो नंबर जिसका स्क्वायर किया गया है वो रियल नंबर है, और अगर स्क्वायर करने पर आने वाला रिजल्ट नेगेटिव है तो जिस नंबर पर स्क्वायर किया गया है वो नॉन रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। 2 पे स्क्वायर पॉजिटिव आंसर, 2 एक रियल नंबर है। हाफ पर स्क्वायर पॉजिटिव आंसर, रियल नंबर है हाफ। -4 पे स्क्वायर पॉजिटिव आंसर, -4 एक रियल नंबर है। √6 पे स्क्वायर और एक पॉजिटिव आंसर, √6 भी रियल नंबर है। लेकिन देखिए, √7 पे स्क्वायर करने पर -7 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो सॉरी, √7 एक रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है या एक नॉन रियल नंबर है। तो इस तरह से रियल नंबर पहचानते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये कि जिस नंबर को आपको रियल पहचानना हो उस पर स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर अगर आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आता है तो वो नंबर जिस पर स्क्वायर किया गया वो रियल है, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो एक नॉन रियल नंबर है। तो ये तो तरीका रहा कि कैसे आप पहचानेंगे कि गिवन नंबर रियल है कि नहीं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को अपनी बुक में देख लीजिए, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर वर्ड तो आपने 7th 8th 9th पे सुना ही होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक नंबर लिखा मेरे 140 और इसको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। चलिए फैक्टर्स बनाते हैं जो हमने छोटी क्लास में सीखा है। 2 7 14, 0, फिर 2 3 6 और 2 5 10, फिर 5 7 35। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो किस फॉर्म में लिखेंगे फैक्टर्स हम? 2 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 7। बस इस तरह का प्रेजेंटेशन होगा जब आपको किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स की फॉर्म में निकालना है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिख दिया है 5005, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 5005, पक्की बात है 5 से ही जाएगा। 5 1 5 0 0 और 1 7 से करते हैं। तो 7 1 7, 3 बच गया 31, 7 4 28, 2 बच गया और 7 3 21। अब करते हैं 13 से। तो 13 1 13, 1 बच गया, 13 1 13 और 11 1 11। तो देखो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। एक भी फैक्टर दो बार नहीं आया, तो 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। ये लीजिए हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो और बाद में उनको वेरीफाई भी करके दिखा दो। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया 26 और 91, तो उसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं 26 के फैक्टर्स निकालता हूँ। तो 2 1 2, 2 3 6 फैक्टर्स आ गए। 91 के फैक्टर्स निकालता हूँ। 13 7 91 और 7 1 7। तो अब देखो कैसे लिखूंगा। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1, ऐसे 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या चीज होती है? तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा? दोनों में जो फैक्टर कॉमन आ रहा होगा सिर्फ वही इसका एचसीएफ होगा। तो देखो 13 कॉमन है, लिख लीजिए। 1 भी कॉमन है, लिख लीजिए। और तो कोई टर्म कॉमन आ नहीं रहा, तो देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कैसे निकालते हैं? पहले
जो टर्म कॉमन आ रहा है उसे लिख लो। तो देखो जी कौन सा कॉमन आ रहा था, 13 ही कॉमन आ रहा था। अब जो बच जाए पहले फैक्टर में सारे लिख दो, जो बच जाए सेकंड फैक्टर में सारे लिख दो। पहले फैक्टर में क्या बच गया, 2 बच गया, और दूसरे फैक्टर में क्या बच गया, 7 बच गया। इंटू पे 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 13 2 26 और इंटू 7 विच इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल दिया, वेरीफाई करना है। वेरीफाई देखो उसने दिया हुआ है कि किस तरह से करना है वेरीफाई, कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इस तरह से वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ठीक है, वेरीफाई करने हैं तो एलएचएस आरएचएस के लिए एक लाइन डाल देते हैं। ये आपका एलएचएस हो गया। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, तो कितना आया था मेरा एचसीएफ, एचसीएफ आया था 13, और कितना आया मेरा एलसीएम, एलसीएम आया 182। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर कौन कौन से, 26 इंटू 91। पक्की बात है, इनका मल्टीप्लिकेशन देखो कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 2366। वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लिख दिया है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। सबसे पहले 336 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए 3 से कर लेते हैं, 3 1 3, 3 1 3 और 3 2 6। अब 2 से कर लेते हैं, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8 और 2 7 14। लिखो 336 के फैक्टर्स जो आए हमारे पास, ये आया है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। चलिए 54 के निकालते हैं ऐसे, तो 2 से करते हैं, तो 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। अब देखो 54 के क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने आपको एचसीएफ क्या बताया था, कि एचसीएफ क्या होता है दो नंबरों का, 336 और 54 का, कि जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं सिर्फ वही एचसीएफ कहलाता है। तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये लीजिए लिख दिया। एक 2 कॉमन आ रहा है, ये लीजिए लिख दिया। कोई और नंबर कॉमन, सॉरी और कुछ कॉमन नहीं है। देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए पहले वो टर्म्स लिख लो जो कॉमन है। तो देखो कॉमन तो अभी हमें पता है 3 और 2 आया था, ठीक है। अब जो बच जाए पहले फैक्टर में सारे टर्म लिख लो, 2 2 2 7 सब लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और जो टर्म बच गए दूसरे फैक्टर में वो भी लिख लो, 3 इंटू 3। अब सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 3024। अब एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करना था, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स के। ठीक है, तो क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं तो एलएचएस आरएचएस डाल के करेंगे। तो ये लीजिए एलएचएस, एचसीएफ इंटू एलसीएम करिए, कितना है हमारा एचसीएफ 6, कितना है एलसीएम 3024। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 और 2 14, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जीरो लगा हुआ है, और 6 3 18। तो ये आया 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं, तो 336 को अगर मैं 54 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारे पास 18144 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हाँ जो दोनों नंबर थे और जो दोनों नंबरों का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल वही तरीका है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बस इस बार आपको 3 टर्म्स दिए हुए हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 12 15 एंड 21। पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है, बिल्कुल वही तरीका जो हमने पीछे किया है। चलिए पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। 15 के निकालते हैं, तो 3 5 15, 5 1 5। ऐसे ही 21 के निकालते हैं, 3 7 21 और 7 1 7। अब तीनों के फैक्टर्स को प्रॉपरली लिखते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे 15 के फैक्टर्स क्या है, देखो 3 इंटू 5 इंटू 1। ऐसे 21 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब मुझे एचसीएफ चाहिए, तो मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ क्या होता है, अगर आपको तीनों नंबरों का एचसीएफ चाहिए तो तीनों नंबर्स में जो डिजिट कॉमन है बस वही एचसीएफ कहलाएगा। तो देखो तीनों में एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 1 कॉमन आ रहा है, तो तीनों नंबरों का जो एचसीएफ आएगा वो सिर्फ आएगा 3। बात करें एलसीएम का, तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले तीनों नंबरों पर लिख लो, 12 15 और 21। एलसीएम कैसे निकलता है, पहले वही तीनों नंबरों में जो सारे फैक्टर्स हैं उसमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, तो 3 कॉमन फैक्टर पहले ही पता है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, बचे हुआ 12 के सारे फैक्टर लिख दो, 15 के सारे फैक्टर लिख दो, 21 के सारे फैक्टर लिख दो।
अब बचा हुआ 12 का फैक्टर कौन है? 2 इंटू 2। 15 में बचा हुआ फैक्टर कौन है? 5। 21 में बचा हुआ फैक्टर कौन है? 7। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपके पास 420। बस क्वेश्चन में इस बार वेरिफिकेशन नहीं करना, आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं। तो देखो 17 का फैक्टर क्या आएगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो 7 इंटू 1 ही आएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1 ही आएगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1 ही इसका फैक्टर आएगा। तो व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है तीनों नंबरों का? अब एचसीएफ वही टर्म होता है जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन यहाँ सिर्फ एक ही नंबर है 1। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन 3 नंबर? 1। एंड व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम में पहले कॉमन लिख लो, भाई कॉमन तो 1 ही आ रहा था। अब जो बच गए सारे फैक्टर्स तीनों में, सारे उतार दीजिए। तो देखो पहले में 17 बच गया, दूसरे में 23 बच गया और तीसरे में 29 बच गया। मल्टीप्लाई कर लो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये आ रहा है आपके पास 11339, तो 11339 इसका एलसीएम आ गया। अगला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। अब कह रहा है फाइंड देयर एलसीएम। तो ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है, किसका? 306 का और 657 का। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। क्या फॉर्मूला था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम तो आंसर में ही चाहिए, छोड़ दीजिए। एचसीएफ क्वेश्चन में क्या बना? 9। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर तो दिए है ना आपको, 306 इंटू 657। 9 को नीचे ले आइए, बस जो भी आपका कैंसिल आउट करके होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अपॉन 9। छोटी क्लास की सारी चीजें फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 9 3 27 और 9 4 36। अब 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 22338, मतलब 22,338। इसका एलसीएम आ गया। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि अगर एक टर्म है 6 टू द पावर n, तो मैं n की यहां पर ऐसी कौन सी नेचुरल वैल्यू डालूं कि इसके यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं? 1 से। चलो 1 डालते हैं, तो 6 की पावर 1 6, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। सॉरी 1 तो नहीं पढ़ सकता इसमें। चलो 2 डाल के देखते हैं, तो 6 की पावर 2 36 आ रहा है। देखो यूनिट प्लेस पर फिर 6 आ गया, सॉरी ये भी नहीं पढ़ सकता। 3 डाल के देखते हैं, 6 की पावर 3, ये 216। देखो यूनिट प्लेस पर फिर 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेचुरल नंबर n में कोई सा भी डालने पर नहीं आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे 0। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। लिखेंगे नो, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू डालने पर ऐसा कभी होगा ही नहीं कि जब पावर में आप वो नंबर डालोगे तो यूनिट प्लेस पे कभी 0 आए। और हमेशा कौन सा डिजिट ही आ रहा है? हमेशा आपके पास आ रहा है 6। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया नो, ऐसी n की कोई भी वैल्यू आप नहीं डाल सकते। लेकिन मैं आपसे बोलता कि अगर चलो 6 टू द पावर n के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए पॉसिबल है? तो मैं बता देता हूं, 10 टू द पावर n के लिए पॉसिबल है। अब चेक करते हो, n की पहली वैल्यू डालते हैं 1 1। चलो डालो 10 की पावर 1, 10 आ गया ना, तो देखो यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। चलो 2 डाल के देखते हैं, डालो 2, तो 10 की पावर 2 कितना आ गया? 100। देखो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, मतलब वो डिजिट जिसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा नेचुरल नंबर डालने पर, वो 6 टू द पावर n नहीं है, वो है 10 टू द पावर n। ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, तो हमारा आंसर है देयरफॉर 6 टू द पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन बाय, वो मैंने नंबर लिख दिया है, एंड एक और नंबर भी है वो बाद में करूंगा, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। बताइए कि कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो बताता हूं। जिनके पास फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद फैक्टर हो या 1 के अलावा कोई फैक्टर हो, वही कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। मतलब कॉम्पोजिट नंबर में 1 फैक्टर नहीं आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले करने का तरीका, हमेशा इनमें से और इसमें से एक टर्म कॉमन आ रहा होगा। देखो 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस क्या बच गया? 1। अब ये कितना हो गया? 13 इंटू करो कितना आ गया? 11 7 का 77 प्लस 1 78। तो 78 के फैक्टर्स लेते हैं। चलिए, तो 2 3 6, 2 9 से 18, 3 1 3 और 3 3 9। अब 13 का तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, तो देखिए क्या लिखा,
13 इंटू 78 क्या ले सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं इस फैक्टर में 1 मौजूद नहीं है, तो ये लीजिए हमारे गिवन नंबर का कॉम्पोजिट रिप्रेजेंटेशन आ गया। देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी लिख दिया। कॉम्पोजिट प्रूव करना है तो देखिए गारंटीड है, इसमें से और इसमें से एक टर्म कॉमन आ रहा है। देखिए 5 कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, क्या बच गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 1। अब देखिए कितना आ गया 5 इंटू, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 6 42 इंटू 4 12 12 2 24 और प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1008 और प्लस 1, हो गया 5 इंटू 1009। 1009 एक प्राइम नंबर है, तो देखिए अब इसके पास फैक्टर्स कौन कौन है, अदर देन 1 ही है या खुद है, तो ऑब्वियस सी बात है देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके पास फैक्टर में 1 आया ही नहीं। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, लेकिन रवि को पूरे 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब सोनिया चली यहाँ से और रवि भी चला और दोनों एक ही समय पर चले, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वापस दोनों को इसी पॉइंट पर आने में कितना समय लग जाएगा अगर दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर जाएं। देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक समझा देता हूँ। पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट, सोनिया आ गई अपनी जगह पर, लेकिन रवि अभी तक पहुंचा नहीं है। रवि ने 12 मिनट पूरे चक्कर लगा लिए, लेकिन सोनिया उसके साथ अभी मिली नहीं है। कहने का मतलब है ऐसा कब होगा कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिले, तो पक्की बात है वो समय 18 और 12 मिनट से ज्यादा ही होगा, ये बात तो कंफर्म है। क्योंकि 18 मिनट में अगर पूरा चक्कर लगा के सोनिया आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है उसको रवि उस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, और रवि जब 12 मिनट पे चक्कर लगा के आ जाता है तो सोनिया उस पॉइंट पे नहीं मिलेगी। तो पक्की बात है ये समय तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि बार बार चक्कर लगाकर ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों के दोनों उसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, तो वो समय 18 और 12 मिनट से ज्यादा का होगा। फिर आपको ऐसा लगे कि काम ज्यादा समय में हो रहा है, जो भी गिवन समय है, तो आपको हमेशा निकालना होता है एलसीएम। तो ठीक है, 18 और 12 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। लॉजिक समझ लीजिए, सोनिया पूरा चक्कर लगा देगी 18 मिनट में, रवि पूरा चक्कर लगा देगा 12 मिनट में। सोचो कि अगर सोनिया चली और 18 मिनट बाद यहाँ पहुंच गई तो रवि यहाँ पर होगा, सॉरी नहीं होगा। मान लो रवि चला और 12 मिनट बाद वो वापस फिर ओरिजिन पे आ गया, तो सोनिया साथ होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को काफी लंबा भागना पड़ेगा जब ऐसा समय आएगा कि दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर जाए। मैंने क्या कहा, काफी लंबा भागना पड़ेगा, मतलब 18 और 12 मिनट से ज्यादा। तो जब भी आपका काम गिवन टाइम से ज्यादा टाइम में हो तो हमेशा निकालते हैं एलसीएम, और अगर यही काम कम टाइम में होता तो निकालते एचसीएफ। ये नियम याद रखना। बस 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, देखिए पहले 18 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 9 18 और 3 3 9, तो फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे देखो 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 6 12, 2 3 6, तो फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले निकलेगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि दोनों फैक्टर्स में जो जो डिजिट कॉमन है उन्हें लिख दीजिए। तो देखिए 2 कॉमन लिख दीजिए, 3 कॉमन लिख दीजिए, तो कुल कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें तो एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, या जो हमने अभी क्या सीखा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही लगा लीजिए। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना 6, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 18 इंटू 12, 6 डिवाइड में चला जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 18 इंटू 12 अपॉन 6, कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 12 दिया 36। देखो आंसर भी 36 मिनट आ रहा है, मतलब आंसर इन दोनों से ज्यादा ही आ रहा है ना, कि 36 मिनट बाद ऐसा होगा। सोनिया भी चक्कर लगा रही है, 36 मिनट हो चुके हैं, रवि भी चक्कर लगा रहा है, 36 मिनट हो चुके हैं, तो 36 मिनट बाद दोनों के दोनों ओरिजिन भी आ जाएंगे। और देखो ये टाइम 36 मिनट दोनों टाइम से ज्यादा ही है। ये मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया था। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो गई है।
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।